जब आपने सब कुछ वहां पर तहस नहस ही कर दिया है तो उसके बाद सीबीआई को कितना क्या मिल पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। तो उस डॉक्टर के साथ घृणित कर्म हुआ, उसकी हत्या की गई और उसको जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश की गई वो बेहद खतरनाक है। मोदी सरकार को भी लाना चाहूंगा, वो इतना कमजोर कैसे हो जाते हैं 240 सीटें आते ही। नेता साहस नहीं दिखा पाए तो सर्वोच्च न्यायालय ने वो काम किया। 6 सीटें जीत लेते हैं और उसमें मिल्कीपुर रहती, तब तो योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी लीड ले ले। सामूहिक जिम्मेदारी शब्द है, ये बड़ा राजनीतिक शब्द है और इससे बड़ा जो है कवच है नहीं राजनीतिक दलों का। गरीब मुसलमान बनाम मुसलमानों के ठेकेदार जो ऊपर बैठे। युद्ध के बीच में जाकर बुद्ध का संदेश देने का हौसला दिखाना अपने आप में बड़ी बात है। नमस्कार, मैं राजकिशोर राज की बात लेकर आ रहा हूं आपके साथ। लेकिन राज की बात अकेले नहीं होगी, हर्ष के साथ होगी। और ये एक साथ दोनों YouTube चैनल पर यानी बुलंद भारत टीवी और HV टीवी, इन दोनों पर एक साथ आप देखेंगे पूरे हफ्ते की वो घटनाएं, वो खबरें जो आपके मन में आती है तो लगता है कि अच्छा इसमें कुछ और है क्या, कौन सी बात होनी, वो सब हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, दरअसल इसका उद्देश्य ये है कि जो कुछ पूरे हफ्ते में देश और दुनिया में घटित हुआ है, आखिर इसके पीछे की खबरें क्या हैं। चूंकि राज की बात हम कर रहे हैं और जब हर्ष की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है क्योंकि हर्षवर्धन त्रिपाठी एक ऐसा नाम है कि विश्लेषण जब उनके आते हैं तो उसके बाद जो उनकी परतें खुलती हैं उसको लोग बहुत सराहते हैं। तो हमने भी सोचा कि राज की बात हर्ष के साथ की जाए। तो आज हर्षवर्धन हमारे साथ 5 विषय होंगे। कौन कौन से विषय हैं? विषय हैं पश्चिम बंगाल, चूंकि आपको मालूम है कि जिस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है तो उस घटना के कारण और उस घटना के बाद जिस तरीके की राजनीति हुई है और आखिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर कितना संवेदनशील समाज है। और संवेदनशील। इसके बाद दूसरा विषय होगा SC ST कोटा यानी कोटा विद इन कोटा, उसको लेकर जो फैसला, उसके पीछे किस तरीके से सरकार को पीछे जाना पड़ा राजनीति में। और यूपी बाई इलेक्शन, चूंकि यूपी के 10 सीटों पर अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो ये छोटा चुनाव नहीं, बहुत बड़ा चुनाव है और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए एसिड टेस्ट के तरीके से इसको देखा जा रहा है। और इसके अलावा जो वक्फ को लेकर JPC यानी संयुक्त संसदीय समिति की जो बैठक हुई है उसके बाद विपक्ष के तेवर क्या हैं। और कीव की अगर बात नहीं करेंगे हर्षवर्धन तो बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना अपने आप में बड़ी खबर है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा पश्चिम बंगाल से शुरुआत करें। मुझे लगता है कि देश सबसे ज्यादा अगर किसी बात को सुनना चाह रहा है तो ये कि पश्चिम बंगाल पर क्या होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, इतनी संवेदनहीनता के साथ पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने, और एक किसी भी राज्य में कोई घटना हो सकती है, कितना भी बढ़िया चुस्त प्रशासन हो, कितना भी शानदार मुख्यमंत्री हो, कितना भी शानदार प्रशासन हो, वहां का पुलिस व्यवस्था हो, लेकिन कोई अगर किसी के मन में पाप आ गया, कोई किसी महिला को देखकर उसके मन में विकृत विचार आ गए तो घृणित कर्म हो सकता है। लेकिन इस मामले में RG कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से उस डॉक्टर के साथ घृणित कर्म हुआ, उसकी हत्या की गई और उसको जिस तरह से लीपापोती करने की कोशिश की गई, वो बेहद खतरनाक है। दरअसल हर्षवर्धन, यहाँ सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि महिला मुख्यमंत्री, और अगर देखें तो संसद में अच्छी खासी महिला ब्रिगेड भेजी हुई है उन्होंने। उनकी महिला सांसद महुआ मोइत्रा, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो वो उसको महिला अस्मिता से जोड़ती हैं। लेकिन एक बेटी जिसका बाप उसको जिस हालत में देख रहा है उस पर हम यहाँ पर वर्णन भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस पर वो बायोलॉजिकल या कहें कि उस विशेषज्ञ बन जाती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं कि बलात्कार हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके की बात होने लगती है। तो समाज में ये अजमेर से लेकर यहाँ तक जो स्त्रियों के, लड़कियों के चरित्र पर जिनके साथ में दुर्घटना घटती है, उन पर सवाल अगर इस तरीके से सिस्टम के तरीके से उठाया जाए और खासतौर से जो सत्ताधीश हैं और उस पर इंडिया गठबंधन विपक्ष की पूरी चुप्पी, उस पर राहुल गांधी का ये कहना कि आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, स्त्री की अस्मिता से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है क्या हर्षवर्धन? मुझे इस पे बड़ा गंभीरता से सवाल मेरे मन में आता है कि क्या किसी दुष्कर्म के मामले में चुप हो जाने से और बोलने से भी कोई वोट मिलता है क्या? बिल्कुल। कोई इतना संवेदनहीन किसी पार्टी का कैडर या कार्यकर्ता हो सकता है क्या कि अच्छा ठीक है भाई, इस जगह पर ये तृणमूल की सरकार है, हमारा इनका गठजोड़ होना था, नहीं हुआ, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा से लड़ रहे हैं, तो हम भाजपा से लड़ रहे हैं इसलिए हम वहां की दुष्कर्म की घटना पर नहीं बोलेंगे, और बोलेंगे भी तो उसमें हमें बहुत पहले का हाथरस, कठुआ, उन्नाव, वो सारी बातें याद आएगी, और यहां तक कि हम अयोध्या और कन्नौज भी नहीं बोलेंगे। और इस मामले में अगर आप देखिए तो जो कहा जाता है ना, कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका,
जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह का व्यवहार ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने किया है, जिस तरह का बर्ताव साकेत गोखले जो राज्यसभा सांसद है, जो ट्रोल की तरह व्यवहार कर रहा है और पत्रकारों को धमकी दे रहा है खुलेआम, ये बहुत साफ साफ दिखाता है। और जैसे एक कोलकाता पुलिस ने चुन चुन कर सोशल मीडिया पर लोगों को लाल बाजार साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ से जो नोटिस भिजवाना शुरू किया, वो कहीं न कहीं दिखाता है कि ये जो मुख्य आरोपी है जो पकड़ा गया और जो लोग नहीं पकड़े गए, क्योंकि ये ऐसा घृणित पाप कर्म कोई एक व्यक्ति किया होगा ये नहीं लगता है। बिल्कुल, इसमें संदेह होता है कि ये कोई कुछ और लोग भी मिले हुए हैं। अब वहां के प्रिंसिपल के ऊपर जिस तरह की चीजें हैं, जो घटनाक्रम उसके बीच का बताया जा रहा है, जब एफआईआर हुई और उसके बीच का जो घटनाक्रम है वो बता रहा है कुछ लोग आए, उन्होंने तय करके साजिश की कि इसको किसी तरह से ढक देना है, दबा देना है। वो पूरा जो क्राइम सीन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक को तमाम कैफियत तलब करनी पड़ती है, और कपिल सिब्बल जैसा वकील जिनकी बात सुप्रीम कोर्ट बहुत सुनता है, उनको भी जवाब देते नहीं बन रहा था। क्योंकि देखिए, किसी भी समाज की जो मर्यादा होती है वो लड़की होती है, और वो जब वो मर्यादा रेखा पार होती है उस पर राजनीतिज्ञ भले ही मोटी खाल के हों उस पर अपनी चुप्पी साध लें। लेकिन आप देखिए सोनागाछी की जो सेक्स वर्कर हैं हर्षवर्धन, उन्होंने तक दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए, दुर्गा पूजा के लिए मिट्टी देने से मना कर दिया है। उनकी संवेदनशीलता जागती है, वो इस मामले में संवेदनशील हैं। लेकिन ममता बनर्जी इतनी निर्मम कैसे हो सकती हैं? उनका प्रशासन इतना निर्मम कैसे हो सकता है? कैसे उसको उस बेटी का दर्द, उस बेटी के परिजनों का दर्द, और जिस तरीके से डॉक्टर जिनको देवदूत बनाया गया था, कोरोना के समय में आप उनकी आरती उतार रहे थे, और जब वो सड़कों पर आते तो उनके ऊपर हमला भी करवाते हैं। आपके जो कार्यकर्ता हैं, स्थिति होती कि पूरे क्राइम सीन को वहां पर इफेक्ट करते हैं और सीबीआई के हाथ में मामला जाए। अब सवाल है कि जब आपने सब कुछ वहां पर तहस नहस ही कर दिया है तो उसके बाद सीबीआई को कितना क्या मिल पाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। नहीं, सिर्फ इतना भर नहीं है, मुझे लगता है कि इसको और थोड़ा ध्यान से देखें, इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए। जिस अस्पताल में ये सब कुछ हुआ वहां का प्रिंसिपल ढेर सारे ऐसे गलत कामों का आरोपी है। वहां जिस तरह से डॉक्टरों की वैकेंसी फिल की जाती है, जिस तरह से डॉक्टरों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में नियुक्त किया जाता है, जिस तरह से वहां दवाओं का टेंडर होता है, जिस तरह से वहां लाशें तक बेची जाती है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बहुत भयावह है। बिल्कुल। और उसके बाद उस डॉक्टर को, उस प्रिंसिपल को, वो भी डॉक्टर है, संदीप घोष, वो भी डॉक्टर, संदीप घोष वो भी डॉक्टर है जी, उस डॉक्टर को एक दूसरे नए कॉलेज में प्रिंसिपल बनाकर भेज दिया जाता है। ये खतरनाक है। अब उम्मीद बस ये है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय देख रहा है, सीबीआई देख रही है, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि इसमें न्याय मिले। और जो सबसे बड़ी बात है, नेताओं को संवेदनशील बहुत होने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जो पीड़ा देने वाली बात है कि नेता इसमें भी संवेदनहीनता दिखा रहे हैं, वो खतरनाक तरीके से अपना वाला देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता करने की बात है। बिल्कुल। जबकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे 2012 में निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, और जब जनता अपने आप सड़कों पर उतर आई थी, और याद होगा हर्षवर्धन की हम और आप कवर कर रहे थे वो, कैसे रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन की तरफ लोगों ने चढ़ाई कर दी, तो उनके ऊपर पानी की बौछारें, बम के गोले, आंसू बम के गोले, और उसके बाद साथ में लाठीचार्ज, ये सब आम जनता के ऊपर किया गया था। लेकिन उस समय तो सरकार ने कम से कम उसको ढकने और छिपाने की कोशिश नहीं की थी, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोगों का आक्रोश आया था। और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें राजनीति मैं इसलिए ला रहा हूं क्योंकि इस घटना पर राजनीति हुई है, और राजनीतिक लोगों को ज्यादा जवाबदेह बनाने के लिए इस तरीके की घटना पर जनता किस तरीके से प्रतिक्रिया देती है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने अभी तक जो कुछ हासिल किया है वो इस पूरे मामले में वो गंवाती हुई दिख रही है, राजनीतिक तौर पर भी। भले ही राहुल गांधी यहां पर चुप्पी साध लें, हाथरस जाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, उनका वो ट्वीट मुझे याद है। कलकत्ता की फ्लाइट बंद हो गई थी, यही बात है ना, कलकत्ता का टिकट नहीं बन रहा था। कुल मिला के उसमें 2 शब्द संवेदना के बोलने में आपको क्या जा रहा था? मैं समझ सकता हूं कि आपकी राजनीतिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन जहां पर स्त्री की अस्मिता का मामला हो रहा, और ये बच्चियों का मामला है, हमारी एक पूरा डॉक्टर समाज किस तरीके से सड़कों पर आया हुआ है, आपने इस पूरी फ्रेटर्निटी को नाराज कर रख दिया, और ये दिखा दिया कि आपके लिए सियासत सर्वोपरि है, बाकी सब कुछ पीछे है। तो ये जनता भूलेगी क्या हर्षवर्धन? नहीं, मुझे नहीं लगता। और मैं बस ये मानता हूं कि एक तो देश की आत्मा जो इसको चोट पहुंची है वो किसी तरह से ठीक हो, जो नेताओं की संवेदनहीनता है वो ठीक हो, और हम उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में सीबीआई जो करे वो कुछ बेहतर करे। दूसरी खबर बिल्कुल
मैं दूसरी खबर पर ही आ रहा हूँ, चूंकि कोटा विद इन कोटा की बात अगर हम करें, क्योंकि ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था, दरअसल बात वही कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद रख रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाकई सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए वो पक्ष जिसको वाकई उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, कुछ विशेष लोग ही लगातार उस पे लाभार्थी होते चले जा रहे थे, एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो हमारी अपनी संवैधानिक व्यवस्था है वो बड़े सोच समझ के बनाई गई है। बिल्कुल। और मैं बार बार कहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन उनके साथ अयंगर साहब, सादुल्ला साहब, के मुंशी, ढेर सारे लोग थे। बिल्कुल। और उन लोगों ने मिलकर जो संविधान बनाया वो बड़ा फुल प्रूफ है। जहां आपको लगता है तो हमारे अपने जनप्रतिनिधि हैं, संसद है, उसमें बदलाव करती है। बिल्कुल। लेकिन नेताओं को एक जगह पर जाकर वोट की चिंता हो जाती है। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के दबाव में होते हैं। जो निर्णय नेताओं को आज से कुछ समय पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि SC ST कोई मंडल कमीशन नहीं था, बिल्कुल, ओबीसी नहीं बनाया गया था। SC ST बाकायदा संविधान में है, ये कोई जाति नहीं है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया है, जो शुरू से आरक्षण है। अब 75 वर्ष के बाद भी अगर ये ऊपर वाली लेयर को मिला, नीचे वाली लेयर नहीं मिली, तो किसका काम था? ये तो था नेताओं का। बिल्कुल। लेकिन नेता साहस नहीं दिखा पाए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने वो काम किया। और मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद एक वो जो वर्ग था, जो नीचे दबा बैठा हुआ था, वो अपनी मांग लेके आगे आ गया। भारत बंद में उसका असर भी दिखा, जो बिल्कुल साफ सब दिखाई पड़ा। और देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में साधुवाद दूंगा राजस्थान में जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, उन्होंने कम से कम खुलकर इस मामले में कहा। उन्होंने कहा कि वो कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, उनके घर में तमाम लोग सरकारी अफसर बन चुके हैं, लेकिन उनके जो बगल में रहता है उन्हीं की जाति का व्यक्ति, उन्हीं के समुदाय का व्यक्ति, वो वहीं पर खड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं मुझको यहां से हटाकर उसको ये लाभ मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये बहुत तर्कसंगत बात थी, न्यायपूर्ण बात थी। जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा बाबा साहेब अंबेडकर से लेकर जो तमाम देश की विभूतियां सोचती रही हैं, और उसके लिए पूरी जो आपने कहा कि संविधान में फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए व्यवस्था की थी, तो इस पर मैं मोदी सरकार को भी लाना चाहूंगा। वो इतना कमजोर कैसे हो जाते हैं? 240 सीटें आते ही 99 सीटें लाने के बाद एक लाल किताब हाथ में उन्होंने पकड़ ली संविधान की, और जिसमें सबसे ज्यादा संशोधन, जहां पर संविधान की मूल आत्मा पे ही प्रहार किया गया था इमरजेंसी के दौरान, वो लोग बिल्कुल, और संविधान के सबसे बड़े संरक्षक वो बन जाते हैं। बाकी जिस वर्ग को लाभ मिलना चाहिए था उसको वो वंचित कर रहे थे, जो वाकई वंचित है उसको वंचित कर रहे थे। तो यहां पर राजनीति जो है ये नुकसान नहीं करेगी। देखिए, इसमें एक तो दो चेहरे, हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो नौजवान है वो ज्यादा खतरे लेता है, वो ज्यादा एक तरह से कहें कि साहस करता है, लेकिन SC ST के कोटा विद इन कोटा में एक चेहरा है किरोड़ी लाल मीणा का जी, जो बुजुर्ग हैं, एक चेहरा है चिराग पासवान का, बिल्कुल, जो एकदम नौजवान है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। दोनों को जब आप देखेंगे तो एक किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हो गया, मैं मंत्री हो गया, विधायक सांसद हो गया, मेरा भाई अधिकारी हो गया, बगल वाला पत्थर तोड़ रहा है। बिल्कुल। और चिराग पासवान, जिनके नाम के आगे पासवान है, रामविलास पासवान के बेटे हैं, लेकिन जिनको जो कुछ मिला है वो उसकी वजहें दूसरी हैं। बिल्कुल। आपने राजनीतिक तौर पर प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, आपने, लोग पूछते हैं तो सांसद विधायक के तौर पर भी उन जातियों से कितने लोग आए जो छूट गए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये बड़ा स्पष्ट है, न राजकिशोर को उसका लाभ मिलेगा, न हर्षवर्धन त्रिपाठी को। ये बड़ी स्पष्टता होनी चाहिए। SC ST को ही मिलने वाला है। हाँ, बस लेकिन जो वाकई उस लाभ के पात्र हैं, नहीं, पात्र सभी थे। हाँ। लेकिन जिसको ज्यादा मिल गया उसको छोड़ने का तो करेगा ना, वरना तो कभी आरक्षण की व्यवस्था ठीक ही नहीं होगी। तो आरक्षण का उद्देश्य भी यही था ना कि निचले तबके को ऊपर उठाकर लाना, जिसको सामाजिक न्याय का फायदा मिल चुका है, तो जो तबका बचा हुआ है उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? यही तो बड़ा प्रश्न है हर्षवर्धन। और मुझे लगता है कि ये नेता चूक गए। सर्वोच्च न्यायालय ने वो काम किया। और इस बार के भारत बंद में जो सबसे बड़ी बात है कि भारत बंद असफल हो गया। अब इस देश में SC ST की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और मैं बार बार कहता हूं कि कई बार तो ऐसी जगह है कि कुछ कुछ जगहों पर तो आपको बिल्कुल ठप कर दें, लेकिन इस बार ठप नहीं हो पाया, क्योंकि जो दूसरी जातियां थी जिनको इसका लाभ कम मिल पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था, जिनके विधायक सांसद नहीं बन पा रहे थे, वो खड़े हो गए कि हम क्यों बंद के साथ होंगे। बाकायदा
जिसको कहते हैं कि सोशल मीडिया, जो नया मीडिया है, उस पर दो लाइन दिखने लगी। हाँ, दो धाराएं साफ साफ दिखाई पड़ी। लेकिन मैं हर्षवर्धन एक चीज़ समझना चाहता हूँ आपके राजनीतिक, चूंकि आपने कवरेज बहुत लंबे समय तक किया, इस अनुभव से, जैसे मायावती हो गई, चंद्रशेखर रावण चलो मान लो अभी एक नया चेहरा है, लेकिन मायावती या चिराग पासवान जैसे लोग, इनको आरक्षण में नौकरी खुद भी नहीं चाहिए, इनके परिजनों को भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिक आरक्षण उनको मिल चुका है। लेकिन उसके बाद भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो वाकई निचला दबा कुचला तबका है उन्हीं के समाज में उसको ये अवसर मिलना था, ये बूमरैंग करेगा, इनको उल्टा पड़ेगा। ये किस गलतफहमी में है? देखिए, तीन नाम जो आपने लिए, चंद्रशेखर रावण की तो बात छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो सांसद होकर अभी पहुंचे हैं। उनको लगता है कि अभी हमें इस तरह की बातें करके ही कुछ मिलेगा, उनके पास बहुत कुछ खोने को, न्यूसेंस वैल्यू बना के थोड़ा रखनी है, न्यूसेंस वैल्यू है, तो ठीक है उनकी बात। मायावती की दुविधा आप समझिए। मायावती उत्तर प्रदेश में नॉन एग्जिस्टेंट हो रही है, उनके अस्तित्व का संकट है। मायावती पूरे के पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति की एक नेता हुआ करती, कोई डिबेट नहीं थी इस देश में। अगर दलित आइकन कहेंगे तो मायावती थी, नेता मायावती है। काशीराम जी ने उस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। हाँ, लेकिन नेता देश में मायावती है, उसके अलावा कोई नहीं। बिल्कुल। अब गड़बड़ क्या हुई कि मायावती पिछले कुछ समय में जिस तरह की राजनीति उन्होंने की, धीरे धीरे से ही वो सिर्फ जाटव रह गए। हाँ, सिर्फ जाटों की नेता खुद सीमित कर लिया उन्होंने, खुद सीमित कर लिया। अब इन लगातार विधानसभा लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नरेंद्र मोदी फिनोमिना बढ़ा हुआ, तो अखिलेश यादव भी सिमट गए, मायावती भी सिमट गई। अखिलेश यादव इस बार के समीकरण में आगे गए। अब मायावती को लगता है कि हमारा जो जाटो मतदाता है, जो कैडर है, वो थोड़ा चार्ज हो जाएगा। और इसमें यहाँ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव भी हैं, तो वो उस लिहाज से भी चार्ज कर देना चाहती है। तो कोटा विद इन कोटा की असलियत वो जानती है, उनको अपने कैडर को चार्ज करना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान इसमें होने वाला है वो चिराग पासवान का है। बिल्कुल। चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जिनको सभी जो SC ST के हैं उनका समर्थन तो मिलता ही है। चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी का अगला माना जाता है, जो दूसरे मतदाता हैं वो भी एक फ्यूचर लीडर के तौर पर देखते हैं। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल होगा। नहीं, बिल्कुल सहमत हूं हर्षवर्धन में इस बात से, क्योंकि रामविलास पासवान भले ही बहुजन राजनीति, दलित राजनीति करते रहे, लेकिन हाजीपुर जहां से वो आते थे वहां पर उनका सवर्णों के बीच में भी ठीक ठाक पकड़ थी, और उनका वोट भी उनका मिलता रहा है। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान शायद यहाँ पर राजनीतिक अपरिपक्वता दिखा गए। लेकिन चिराग पासवान की तो जाने दीजिए, लेकिन एक ये क्रांतिकारी फैसला था, इतने बड़े बदलाव किए। मेरी शिकायत भी है व्यक्तिगत तौर पर, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा भी है, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने इस मामले में स्टैंड लिया। देखिए, नरेंद्र मोदी ने लीड ली थी। नरेंद्र मोदी इसी के पक्षधर हैं। जो दूसरी जातियां हैं वो हिंदुत्व के साथ जुड़ी हुई जातियां हैं, जो पहले से भाजपा के साथ हैं राजनीतिक तौर पर। बिल्कुल। तेलंगाना के चुनाव में बाकायदा वो कृष्णा मडिगा के साथ मंच पर रहे, वो रोते हुए उनको गले लगा लिए। लोगों ने कहा कि मोदी जी राष्ट्राध्यक्ष को लगाते हैं, इसको भी लगाया। वो व्यक्ति वही लड़ाई लड़ा है। लेकिन चूंकि ये जो चुनाव के नतीजे आए और संविधान आरक्षण, तो कहीं विमर्श नैरेटिव वो चला न जाए दूसरे के पक्ष में, इसलिए ये कॉशियस डिसीजन है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी का कद इतना बड़ा है कि उनको खड़े होकर कहना चाहिए कि हाँ, सबको ये मिलना चाहिए। वो मायावती तो है नहीं, अब मायावती को तो उपचुनाव की भी चिंता है। बिल्कुल। दरअसल चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर कुछ क्लैरिटी आपको आई होगी। लेकिन अब तीसरा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा, बल्कि कई राज्यों के चुनाव से ज़्यादा नजरें उस उपचुनाव पर होंगी। उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर आपको क्या लगता है? खासतौर से योगी आदित्यनाथ इतना सक्रिय मुझे लोकसभा चुनाव में नहीं दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने दुस्साहस किया है। अच्छा, 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कोई मुख्यमंत्री भला अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर क्यों लगाएगा? यही तो प्रश्न है। लेकिन ये जरूरी है, योगी आदित्यनाथ की राजनीति के लिए जरूरी है कि वो संगठन के नहीं है, संगठन अलग चल रहा है, सरकार अलग चल रहा है, वो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता के तौर पर व्यवहार करें, जो करते भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी सारे डिसीजन वही लेंगे, सारी कॉल्स वही लेंगे, ये भी दिखे, ये भी बहुत साफ साफ नजर आए। तो एक तो उन्होंने पहले ही टीम बना दी, मंत्रियों को डिप्यूट कर दिया, खुद सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट मिल्कीपुर सुरक्षित ले ली है। और मैं ये मानता हूं कि अगर जितनी भी सीटें हैं उसमें 10 में से अगर 9, मतलब मैं यूं ही कह रहा हूं,
वैसे अभी 5 हैं इनके पास में और लेकिन 5 विपक्ष के पास हैं। 5 भले विपक्ष के पास है, लेकिन 6 से 7 सीटों पर सपा का पलड़ा भारी। जी। बावजूद इसके अगर योगी ये कर रहे हैं और अगर मिल्कीपुर सुरक्षित भारी जीत गए तो ये 2024 में जो 33 और 37 वाला नैरेटिव है उसको पलटने में कामयाब होगा। आपको लगता है कि जो नुकसान हुआ है लोकसभा चुनाव का, वो उपचुनाव में अगर वाकई थोड़ी बहुत, मान लीजिए 5 से 6 सीटें भी कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ? नहीं, अगर 6 सीटें जीत लेते हैं और उसमें मिल्कीपुर रहती तब तो योगी आदित्यनाथ बहुत बड़ी लीड ले लेंगे नैरेटिव के तौर पर। वो एकदम से पूरी तरह से पलट देंगे। क्योंकि खास तौर पे कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में जो टिकट बांटे गए उस पर योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल नहीं सुनी गई। नहीं, अब इसमें दोनों चीजें है। इसमें एकदम से ये कहना, देखिए योगी आदित्यनाथ की नहीं सुनी गई और योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा नहीं, तो ये बड़ा बारीक सा फर्क है। मैं बिल्कुल इसी पे आना चाह रहा था। योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा नहीं। जो नाम चयन होके गए उसमें तो योगी आदित्यनाथ भी थे, केशव मौर्य भी थे, ब्रजेश पाठक भी थे, धर्मपाल जी भी थे, भूपेन्द्र चौधरी भी थे। ये तो सब क्या बुत बने हुए थे? ऐसा तो है नहीं कि ये नाम कहीं हवा से उड़ के केंद्रीय नेतृत्व के पास चले गए, अमित शाह ने साइन कर दिया। नहीं, पर ये तो जेपी नड्डा ने साइन कर दिया। ये तो माना ही जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी में जो नाम जो तय होते हैं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, ये सब चेहरे जरूर होते हैं, लेकिन जो सीईसी के परमानेंट मेंबर्स हैं वही अंततः जो अपने नाम लेकर दे देते हैं, उन्हीं पर पूरी तरीके से लोग मुहर लगा देते लेकिन हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 80 की 80 सीट पे ऐसा नहीं हो सकता ना। बिल्कुल 2-4 सीट पे किसी का कोई होगा जी। तो इस जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकता। ये सामूहिक जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जवाबदेही सबसे पहले होगी। केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, उनकी जवाबदेही होगी। संगठन में जो लोग बैठे हुए थे उनकी जवाबदेही होगी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी जिम्मेदारी, आप उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो बराबर खड़े होना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये सामूहिक जिम्मेदारी का मसला है। और अगर इन 10 विधानसभा उपचुनावों के लिए बाकायदा टीम बना दी, प्रोएक्टिव हो गए, संगठन सरकार एक साथ दिख रहा है, थोड़ा संघ भी तो एक साथ दिख रहा है। पर हर्षवर्धन, ऐसा नहीं लगता आपको कि ये जो सामूहिक जिम्मेदारी शब्द है ये बड़ा राजनीतिक शब्द है और इससे बड़ा जो है कवच है नहीं राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर से जब कुछ भी गड़बड़ हो जाए। वहाँ जीत होती थी तो नरेंद्र मोदी की जीत होती थी, बाबा बुलडोजर का वहाँ जलवा चलता है, सब कुछ हो रहा है। बाबा के लोग, जो बाबा की टीम, अभी आप देखिए, अभी आज ही, अभी 1-2 दिन पहले ही खबर आई है कि वो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक चैनल में खबर आई है, तो उसको तुरंत जो है उनका सूचना विभाग ट्वीट कर देता है। लेकिन एक ऐसा करिश्माई मुख्यमंत्री है, करिश्माई प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री तो निश्चित तौर पर जिनके नाम पे वोट मांगा जा रहा था उनकी जिम्मेदारी हुई। लेकिन योगी आदित्यनाथ अकेले मुख्यमंत्री हैं, अगर मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल, कि जिनका अपना वोट बैंक माना जा रहा है या दावा किया जा रहा है। उसके बाद भी लोकसभा चुनाव में इस तरीके की सक्रियता नहीं दिखाई पड़ना और अब उपचुनाव में ये दिखाने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं ये तो दिखा रहा ना कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक करने की कोशिश हो रही है। ठीक बिल्कुल नहीं था, और अगर ठीक रहा होता तो ये परिणाम नहीं होते। बिल्कुल ठीक रहा होता तो मैं आज भी मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती, 272 प्लस होती। उत्तर प्रदेश में 33 से 63 ही तो होना था। बिल्कुल इतना ही तो था, और तो कुछ था। तो पिछली बार जो, तो वो कोई ऐसी चीज थी नहीं और बहुत मुश्किल भी नहीं था। उसके कई कारण हैं। और मुझे लगता है कि अब अगर फीडबैक के बाद ये लोग मिलकर एक साथ आगे चलने की सोच रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए भी बहुत बड़ी चीज होगी। अखिलेश भी यूपी का मैदान छोड़ के दिल्ली आ गए हैं। ये भी जरा सोचिए, विधानसभा छोड़ के लोकसभा आ गए। तो अब ये भी चर्चा होगी ना, भाई लोकसभा में आपने लीड लिया तो आपको लाभ मिल गया, आप दिल्ली छोड़ के चले आए, नुकसान हो गया। जबकि ये मजबूत सीटें समाजवादी पार्टी की, तो आप इसको यूं भी देख सकते हैं कि इससे बहुत से परिणाम तय होंगे। और मैं तो इसको इस तरह से भी देखता हूं, संघ जिस तरह से योगी के साथ खड़ा दिख रहा है, भविष्य की राजनीति भी तय होने वाली है। बिल्कुल, मैं इसी सवाल पे आना ही चाह रहा था आपसे, जिसका आपने अपने आप जिक्र कर दिया। सवाल क्या, हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है तमाम मुख्यमंत्रियों में, और उत्तर प्रदेश का देखिए जो भी मुख्यमंत्री होता है, वो अगर विपक्ष से मायावती होती थी या अखिलेश यादव होते थे तो भी पीएम के कैंडिडेट हो जाते थे। फिर योगी आदित्यनाथ तो भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री हैं और एक इतिहास रचा गया है कि लगातार दूसरी बार जीत कर आए हैं, और इससे पहले 2 लोकसभा चुनाव में भी बहुत शानदार प्रदर्शन हुआ है। तो उन परिस्थितियों के बीच में अगर इन सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन हो जाता है
भारतीय जनता पार्टी कर ले जाती। वैसे जो सीज फायर दिखाया जा रहा है कि अभी केशव प्रसाद मौर्य संगठन सरकार से बड़ा कह रहे थे, आजकल बहुत अच्छी इनके जैसा कोई प्रशंसा हाँ, मतलब अब तो शान में कसीदे कारी कर रहे हैं। वहाँ तो वैसे जो है क्या बोलते हैं उसको, जो जरी जो सिल्क की होती थी ना जो, लेकिन वैसे कसीदे कुछ वैसे काढ़ रहे हैं वो इस समय, तो कढ़ाई चल रही है उनकी, तो कुछ ना कुछ इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर से बहुत साफ साफ संकेत है। और दूसरा एक, जब कोई ऐसी नाराजगी होती है ना, कोई विभाजन होता है, टॉप से कुछ मिलेगा तभी ना कुछ चलेगा। बिल्कुल, इसका मतलब मिलना बंद हो गया है। इसका मतलब वो शायद उन्होंने एक रिस्क लिया होगा, वो कैलकुलेटेड उनका रिस्क रहा होगा, लेकिन उसमें कैलकुलेशन शायद उनके अनुरूप नहीं बैठा। चलिए अब अगले मुद्दे पर बैठते हैं, क्योंकि वो मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है। वक्फ की ज़मीन का जो मामला था, वक्फ बोर्ड वाला जो मामला था, इस पर जेपीसी बना दी गई। वैसे तो देखा जाए तो मुझे लगता है शायद चंद्रबाबू नायडू के प्रेशर में, ये दबाव में करना पड़ा, लेकिन ये फैसला बहुत जरूरी और बड़ा क्रांतिकारी फैसला था। अब जेपीसी में जाने के बाद जिस तरीके से विपक्ष ने इस पर अपना रुख दिखाया है, क्या भविष्य लग रहा है आपको? वाकई ये बिल पारित हो पाएगा या नहीं? देखिए, बिल पारित होगा या नहीं होगा इसकी बात बाद में। पहली बात तो ये कि क्या वक्फ बोर्ड अधिनियम जो है, जो 1954, 1955, 1995, 2013 जी, इसके बाद 2024 में अगर अमेंडमेंट आए तो इस पे हल्ला क्यों होना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वक्फ बोर्ड अगर रेलवे और डिफेंस के बाद थर्ड बिगेस्ट लैंड होल्ड करने वाला अगर कोई है, तो उससे किसका लाभ हो रहा है? तो पहली बात तो ये कि वक्फ से किसी हिंदू का कोई लेना देना नहीं, इसको आउट कीजिए पहले आप। हाँ नहीं, वो बिल्कुल। अब किसकी लड़ाई है? यहाँ भी वही लड़ाई है, गरीब मुसलमान बनाम मुसलमानों के ठेकेदार जो ऊपर बैठे हुए। वक्फ की अगर इतनी बड़ी संपत्ति है, तो उससे गरीब मुसलमानों को भला क्यों नहीं हो रहा है? सच्चर कमेटी से लेकर सारे आयोगों की रिपोर्ट में मुसलमान सबसे नीचे क्यों दिखता है? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो ठेकेदार बैठे हुए हैं वो मुसलमानों का भला नहीं होने देने चाहते, पहली बात। दूसरा, वक्फ कोई रिलीजियस नहीं है। वो प्रॉपर्टी आप कहते हैं इस्लाम, अल्लाह को मानने वाले अल्लाह की खिदमत में, लेकिन वो देते किस लिए हैं? यतीमों के लिए, विधवाओं के लिए, गरीब मुस्लिमों के लिए। तो एक तरह से वो ह्यूमैनिटी के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर ह्यूमैनिटी के लिए दे रहे हैं और आप अपनी प्रॉपर्टी से कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं मुसलमानों का भला हो, तो फिर तो कुछ गड़बड़, तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन और मैं मानता हूँ इसलिए भी क्योंकि जिस तरीके से वक्फ के नाम पर कि किसी भी जमीन पर दावा कर दे और उस पर जो है आप कोई आपत्ति भी ना जता पाएं, इस तरीके के अकूत अधिकार। कहता हूँ कि सबसे बड़ी फिर वक्फ संपत्ति तो पाकिस्तान है। बिल्कुल तो कर दीजिए दावा। नाम पे तो वही इस्लामिक मुल्क है ना, वो तो करिए दावा उस पर, तो वहां दावा करिए। और दूसरा है कि जो हिंदू वहां छोड़कर संपत्ति आए, उसका तो आज तक कोई हिसाब किताब लिया नहीं गया। बिल्कुल, लेकिन मेरा ये मानना है कि गरीब मुसलमान बनाम मुसलमानों के ठेकेदारों की लड़ाई है। बढ़िया लोग यहाँ होने चाहिए जो वक्फ की संपत्ति से मुसलमानों का भला कर सकें। नहीं, और इसमें जेपीसी में आने का लाभ है। ओवैसी को जो बोलना है, इमरान मसूद को जो बोलना है, बोल दे वही। बाद में हंगामा नहीं कर पाएंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई। नहीं, पर जेपीसी में भी अगर नंबर अगर देखे जाएं, जैसे वो लोकसभा में तो पारित ही हो गया था, वो इसमें कोई दिक्कत थी नहीं, नंबर है उनके पक्ष में। अब जेपीसी में भी नंबर तो उसी हिसाब से ना, जो आपका संसद में प्रतिनिधित्व है, तो जेपीसी में भी प्रतिनिधित्व तो वैसे ही है ना, तो जेपीसी भी उस लिहाज से पारित होना चाहिए। तो ये सरकार ने बहुत सोची समझी रणनीति रखी है कि चंद्रबाबू नायडू, खासतौर से टीडीपी, चूंकि वो अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, आंध्र प्रदेश में है, उनके लिए बहुत सेंसिटिव विषय था, तो अपने एलआई को तो उन्होंने साधा और साथ ही सारे विवादों को खत्म करने का एक तरीके से उन्होंने ये प्रावधान कर दिया। नहीं, ये भी है ना कि भाई आप ओवैसी अगर कहेंगे कि ये होना नहीं चाहिए, तो गरीब मुसलमान को पता होना चाहिए ना कि ये हमारे हित के आड़े आ रहा है। इमरान मसूद अगर कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, या वो बताएं कि ये गड़बड़, ये नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं गैर मुस्लिम ना हो, तो भाई अभी भी तो सारी सरकारें उसमें होती हैं। बिल्कुल, सरकार वो क्या सब मुसलमान ही होते हैं? ये जो सरकारी पक्ष के मुसलमानों की ठेकेदारी है, सरकारी पक्ष के, वो जिसकी भी सरकार होती है वही तय करता है वक्त। नहीं, पर इनको लगता है कि अभी भी ठेके पर ही वोट दिलाए जाएंगे उनको, मुसलमानों के, मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी उस पर, ये देश के गरीब मुसलमानों को तय करना है। मुझे लगता है ये हम लोग छोड़ के उनके लिए जाते हैं कि वो तय करें कि वो कैसे होगा, लेकिन ये बिल्कुल होना चाहिए और इसका सही उपयोग होना चाहिए, जिससे कि गरीब मुसलमानों के हालात सुधरे। बिल्कुल, चूंकि मानवता के लिए। बिल्कुल। तो अब आखिरी विषय, क्योंकि अगर इस पर हम चर्चा नहीं करते हैं तो बात थोड़ी अधूरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत लंबे समय से यूक्रेन और रसिया युद्ध चल रहा है। हमने बहुत चर्चाएं सुनी, बहुत मीडिया रिपोर्ट्स भी देखी कि भारतीय छात्रों को वापस बुलाने के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच में गोलाबारी तक को
बंद कराने में भारत ने उसमें एक भूमिका निभाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतिन के साथ में भी बहुत शानदार संबंध है। जैसी बोनोहोमी दोनों के बीच में दिखाई पड़ती है, जैसी केमिस्ट्री दिखाई पड़ती है, इस तरीके की स्थितियां कभी हमने नहीं देखी डिप्लोमेसी में कि अमेरिका का राष्ट्रपति और रशिया का राष्ट्रपति दोनों भारत के राष्ट्राध्यक्ष से एक ही गर्मजोशी के साथ में मिल रहे हैं। और ख़ास तौर से उस मुल्क में जाना जहां पर नाटो पूरा खड़ा हुआ हो साथ में, कि उसकी राजधानी में जाते हैं, और अगर वो वहां पर जाके मिल रहे हैं जेलेंस्की से, तो इसके मायने किस तरीके के आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें हम ये वाला हिस्सा छोड़ दें। बड़ा वो चलता है ना कि पापा ने वॉर रुकवा दी, बड़ा आजकल वो उसका हंसी मजाक भी चलता है। लेकिन हमें उन पाकिस्तानी छात्रों का बयान याद करना चाहिए जिन्होंने कहा कि हम तिरंगा लपेट कर आए और हमें किसी ने रोका नहीं, हमारी बसें आसानी से बॉर्डर पर। हाँ, वो भाड़े के लोग नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे। वो कोई भारत के लोग नहीं थे, भारतीय एजेंसियों के लोग नहीं थे। नंबर एक। नंबर दो, क्या जेलेंस्की हमेशा क्रिटिक रहे हैं मोदी के, बिल्कुल हमेशा भारत के क्रिटिक रहे हैं कि आप पुतिन को नहीं बोल रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं। मोदी ने पुतिन के सामने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। बिल्कुल। जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि भारत ही है जो इसमें कुछ कर सकता है। हाँ, ये लगातार ये बात अब की ये जा रही युद्ध रुकेगा या नहीं रुकेगा ये तो अमेरिका तय करेगा। करना साइम अंकल को ही तय है। ये अगर भारत चाहे बहुत कोशिश कर लेगा तो पुतिन और जेलेंस्की को मना लेगा, लेकिन नाटो और साइम अंकल को नहीं मना पाएगा। मतलब जो लेकिन उसके बावजूद जो डिप्लोमेसी है वो कमाल की है भारत सरकार ने। बिल्कुल। ये जो राजनय है, जो दुनिया में संदेश दिया, और मैं इसको एक लाइन में कहूंगा, विश्व नेता की तरह नरेंद्र मोदी व्यवहार कर रहे हैं। और अगर ये हो पाया तो मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि दोनों तरफ बेगुनाह लोगों की, निर्दोष लोगों की, बच्चों की, महिलाओं की जान जा रही, ये हर हाल में रुकना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए। बिल्कुल। और युद्ध के बीच में जाकर बुद्ध का संदेश देने का हौसला दिखाना अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम लोग बिल्कुल कार्यक्रम के आखिरी चरण में हैं। हमने लगभग सभी विषयों पर जो हम लोगों ने कहा था चर्चा कर ली है, और यहाँ से इसको हम अभी फिलहाल विराम देंगे और अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि कीव में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश देने की कोशिश की है उसके मायने समझने की जरूरत है। न सिर्फ दो देशों के बीच में नुकसान हो रहा है जान माल का, बल्कि देखा जाए तो जब युद्ध होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ता है और सबको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इस अपेक्षा के साथ कि इसके शुभ, मतलब जो राजनीति की बात हर्ष के साथ, तो आखिरी खबर मैं इस हर्ष के साथ ही खत्म करना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो फिलहाल हमको और हर्षवर्धन को आप दीजिए आज्ञा। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।